नमस्कार साथियों, राजस्थान अध्ययन जो है उसके प्रश्न जो है वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है तो 5,920 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है तो 10.41% पर। अगला, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है तो रेड क्लिफ रेखा की है 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है वो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं तो 28 है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। फिर भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति है तो ऑप्शन 1 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से एवं 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य है तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। राजस्थान की भारत में स्थिति है। अगला प्रश्न देखिए, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में है तो ये कोटा संभाग में। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस। नमस्कार साथियों, आज हम जो है राजस्थान अध्ययन जो है कक्षा 6 से लेकर के और 12वीं तक के प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो करेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है 5,920 किलोमीटर। देखिए, राजस्थान में स्थलीय सीमा जो है वो 5,920 किलोमीटर है। इसमें 1,070 किलोमीटर जो है वो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अगला अपना प्रश्न है, भारत राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। प्रश्न है अपना, राजस्थान जो है वो भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है तो ये जो है इसमें देखिए 10.41% भाग जो है उसके ऊपर जो है वो राजस्थान भारत के फैला हुआ है। यानी भारत जो है भारत के 10.41% भाग पर जो है राजस्थान फैला हुआ है। और इसमें देखिए 61.11 दिया गया है तो 61.11 क्या है, 61.11 जो है वो राजस्थान में जो है मरुस्थल है। मरुस्थल 61.11% भाग पर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है तो रेड क्लिफ रेखा जो है उसकी लंबाई जो है वो 1,070 किलोमीटर है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कितनी है 1,070 किलोमीटर। तो ये इस रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है जिसका निर्धारण जो है 1947 में किया गया था। अगला अपना प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। कौन सी रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या ये सभी। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। और भारत और जो चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर और इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और ये जो है राजस्थान के 4 राज्यों से जो है वो सीमा बनाती, 4 जो जिले हैं उनसे रेड क्लिफ रेखा जो है वो सीमा बनाती है। और इसका निर्धारण जो है वो 1947 में किया गया था। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 क्या हैं राज्य हैं भारत के अंदर। पहले जो है
वो राज्य बढ़ाए भी गए थे, लेकिन वर्तमान में जो राज्य हैं वो कितने हैं? 28 राज्य हैं और 10 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये प्रश्न है अपना अगला। इसके बाद में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, यानी सबसे बड़ा जो है कौन सा राज्य है? वो राजस्थान है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और छोटा धौलपुर है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थिति है, तो इसमें ऑप्शन 1 जो है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से एवं 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान की स्थिति जो है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से एवं 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच में है। किसके? राजस्थान की भारत में ये स्थिति है। अगला अपना प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है। दक्षिणी अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या यूरोप? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है। देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है वो कक्षा 6 की किताब से लिए गए हैं। राजस्थान अध्ययन जो है, हमारा राजस्थान किताब का नाम है, उस किताब से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है सरल अवश्य लग रहे होंगे, लेकिन जो है परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन है उसके संपूर्ण प्रश्न जो है वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो आप वीडियो को जरूर जो है वो सब्सक्राइब करें। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है। तो राजस्थान की भारत में स्थिति उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये स्थिति है, यानी क्या पूछा गया है? भारत के अंदर जो है राजस्थान किस ओर है? तो ये किस ओर है? दक्षिण पश्चिम में है ये राजस्थान, सॉरी। अगला प्रश्न है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में अवस्थित हैं? भरतपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर? तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जो जिला है ये हाड़ौती कहलाते हैं और ये कोटा संभाग में, कौन से संभाग में है? कोटा संभाग में है, जो हाड़ौती के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न अपना है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? भारत में नहीं, राज्य में। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर या उदयपुर? तो देखिए, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना वो है, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? राज्य में सबसे बाद में, पहले तो पूछा था पहले कहाँ होता है, तो धौलपुर में होता है। और सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर या उदयपुर? सबसे बाद में पूछा गया है, तो बाद में जैसलमेर में। ऑप्शन 3 जो है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5, 7, 8 या 4? तो राजस्थान के पड़ोसी जो राज्य हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और पंजाब है। ये जो है वो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं हमारा राजस्थान किताब से। ये जो प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं ये राजस्थान अध्ययन की किताब से हैं और दूसरा पाठ है राजस्थान का इतिहास। इसमें देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी थी अलवर, ढूंढाड़, विराटनगर या सीवी? तो मत्स्य जो जनपद है इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर थी। ढूंढाड़ किसको कहते हैं? जयपुर को
कहा जाता है। और अलवर वाला जो क्षेत्र है वो ब्रज वाला क्षेत्र है। इसमें देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी जो है विराटनगर को कहते हैं। विराटनगर यानी बेराट जो है, जो जयपुर में स्थित है। यहाँ पर सभ्यता भी खोजी थी। सभ्यता जो है ये भी है बेराट सभ्यता, जो अपने अशोक कालीन शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है वो कहलाता है शेखावाटी, मालव, वागड़ या हाड़ौती। तो देखिए शेखावाटी जो क्षेत्र है वो चूरू, झुंझुनू और सीकर को कहा जाता है। मालव जो क्षेत्र है वो है झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है उसे मालवा कहा जाता है। और वागड़ जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। कोटा बूंदी वाला हाड़ौती कहा जाता है। तो कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है शेखावाटी, मालव, वागड़ या मेरवाड़ा। तो देखिए ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो मेरवाड़ा कहलाता है। शेखावाटी हमें पता है चूरू, झुंझुनू और सीकर। वागड़ जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। और अजमेर जो है और ब्यावर का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा कहलाता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है। जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां की भाषा क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी या ये सभी। तो देखिए ढूंढाड़ कहते हैं जयपुर को। और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाने वाली जो बोली है या भाषा जो है वो क्या कहलाएगी? ढूंढाड़ी कहलाएगी। हाड़ौती जो भाषा है वो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ क्षेत्र जो है वहां पर बोली जाती है। वागड़ी जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, महाभारत कालीन 2 जनपद थे, शेखावाटी और मालव, हाड़ौती, मरु, मत्स्य और सीवी, मेरवाड़ा और गुजरात्रा। देखिए मेरवाड़ा तो कहते हैं अजमेर वाले क्षेत्र को, ठीक है। और मरु जो है वो जोधपुर वाला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर महाभारत काल के 2 जनपद पूछे गए हैं। तो जनपद है, एक तो मत्स्य जनपद है और एक सीवी जनपद है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर होगा, मत्स्य जनपद और सीवी जनपद। मत्स्य जनपद, ये अभी हमने प्रश्न किया था कि मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। तो ये जो है महाभारत कालीन जनपद है मत्स्य जनपद। अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला ये जो क्षेत्र है जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र, तो इसे जो है मत्स्य जनपद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। यानी पहला जो ग्रंथ है, पहला वेद कौन सा है? तो देखिए जिसमें ये 4 दिए गए हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें से प्राचीनतम ग्रंथ या प्रथम वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ऋग्वेद जो है वो पहला और प्राचीन जो वेद है वो कहलाता है, तो ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। अभी हमने ये प्रश्न देखा था कि शेखावाटी में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू, सीकर, चूरू, झुंझुनू और 4 में दिया गया है अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो शेखावाटी कौन सा कहलाता है? इसमें देखिए सीकर, चूरू और झुंझुनू जो है वो शेखावाटी कहलाता है। सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाता है। अगला अपना प्रश्न है, यहाँ पर देखिए इसमें 2 में नागौर आ गया तो ये शेखावाटी नहीं होगा, और 1 में जयपुर आ गए हैं तो ये भी नहीं होगा। अलवर, भरतपुर और धौलपुर वाला जो क्षेत्र है इसे ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। अगला अपना प्रश्न है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। शेखावाटी, ये ऑप्शन 3 होगा इसमें सही। अगला, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था कौन? हारून मेवाती, सलीम खान, अली मोहम्मद खान, हसन खान मेवाती।
तो देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। तो इस युद्ध के दौरान ये पूछा गया है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध, यानी बाबर के विरुद्ध जो लड़ाई कर रहा था वो कौन व्यक्ति था जो इस युद्ध में मारा गया था? तो यहाँ पर कौन मारा गया था? हसन खान मेवाती जो है, हसन खान मेवाती जो है वो ये इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में जो है मारा गया था। अगला प्रश्न है मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? मालव जो देश है उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। पहला ऑप्शन है टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। दूसरा टोंक, दौसा एवं झालावाड़, टोंक, दौसा एवं झालावाड़। तीसरा सीकर, चूरू, झुंझुनू। ये तो नहीं आएगा। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जो है वो मालव के अंतर्गत आते हैं। अगला अपना प्रश्न है सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जो जनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी? ढूंढाड़, शेखावाटी, बेराठ है या मध्यमिका। तो ढूंढाड़ जयपुर है, शेखावाटी चूरू, झुंझुनू और सीकर है। बेराठ जो है वो मत्स्य जनपद वाला जो जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है वो है। और सीवी जनपद की जो राजधानी है वो कौन सी थी? मध्यमिका थी। और मध्यमिका कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। तो सीवी जनपद की राजधानी कौन सी है? मध्यमिका है। ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। देखिए बेराठ सभ्यता जो है ये है जयपुर में। और यहाँ से बौद्धकालीन जो है सामग्री, बौद्ध धर्म से संबंधित सामग्री भी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना की जो प्रशस्ति है उसमें कौन से राजवंश का वर्णन मिलता है? मालव, गुज्जर, राजपूत या सूरसेन। बयाना कहाँ पड़ता है? बयाना पड़ता है भरतपुर में। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है अपने को कि बयाना प्रशस्ति जो है उसमें कौन से राजवंश का वर्णन मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति के अंतर्गत सूरसेन राजवंश जो है इसका वर्णन मिलता है। तो देखिए साथियों ये जो प्रश्न है कक्षा 6 की किताब जो है हमारा राजस्थान, उस किताब से जो है वो बनाए गए हैं। जो विभिन्न एग्जाम जो होते हैं उनमें यही प्रश्न आते हैं। जितनी भी गाइड हैं उन गाइडों की जननी जो है यही किताबें होती हैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की राजस्थान अध्ययन। अगला प्रश्न देखिए मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मत्स्य जो जनपद है जिसकी राजधानी विराटनगर या बेराठ थी, तो इसका उल्लेख जो है हमें कौन से वेद में मिलता है? 11 नंबर प्रश्न जो है उसका उत्तर हो गया सूरसेन। ये हमने कर लिया है। 12वां जो प्रश्न है मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो मत्स्य जो जनपद है, मत्स्य जनपद की जानकारी हमें कौन से वेद में मिलती है? वो मिलती है हमें ऋग्वेद में। ऑप्शन 2 जो है वो इसका 12 का सही होगा। मत्स्य जनपद की जो जानकारी है हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न अपना है प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। कौन से वंश का? गुहिल सिसोदिया वंश जो है उसका राज्य पूछा गया है। मेवाड़, अजमेर, मेरवाड़ा, शेखावाटी या गुजरात्रा। यहाँ पर देखिए गुहिल और सिसोदिया जो राजवंश है वो कहाँ पर है? मेवाड़ में है। और इस राजवंश की स्थापना जो किसने की थी? गुहादित्य ने की थी। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। गुहिल और सिसोदिया राजवंश कहाँ है? मेवाड़ में है। ऑप्शन 1 जो है। अगला जो प्रश्न है अपना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? अगला अपना प्रश्न है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर सिकंदर के समय में कौन सा जनपद था ये अपने को पूछा गया है। कौन सी शताब्दी में? 4वीं जो शताब्दी थी, तो 4वीं शताब्दी में जो है प्रश्न है अपना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? तो सूरसेन जो जनपद है इसका उल्लेख किया है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर होगा।
अगला जो प्रश्न है ये हम देखते हैं। ये राजस्थान अध्ययन की किताब जो चल रही है, तीसरा अध्याय इतिहास जानने के स्रोत। पहला प्रश्न देखिए, इसमें वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, श्यामल दास या दयाल दास। तो देखिए श्यामल दास जो है इन्होंने तो लिखी थी वीर विनोद, और वंश भास्कर जो है वो सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 1 जो है ये सही होगा। वंश भास्कर नामक पुस्तक किसने लिखी है? सूर्यमल मिश्रण ने लिखी है। अगला अपना प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के जयानक हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जयानक ने लिखा है। सूर्यमल मिश्रण जो है इन्होंने वंश भास्कर लिखा है। श्यामल दास है, इन्होंने वीर विनोद लिखा है। अगला अपना प्रश्न है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, जयानक, नयनचंद्र सूरी या श्यामल दास। देखिए सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर, जयानक जो है इन्होंने पृथ्वीराज विजय, नयनचंद्र सूरी जो है इन्होंने हमीर महाकाव्य लिखा है। ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी ने, और श्यामल दास ने क्या लिखी है? वीर विनोद लिखी है। अगला प्रश्न है, कानड़ दे प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ, जयानक, दयाल दास। तो दयाल दास ने क्या लिखा है? दयाल दासरी ख्यात। फिर श्यामल दास। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, कानड़ दे प्रबंध के लेखक कौन है? ये है पद्मनाभ। कानड़ दे कहाँ के शासक थे? तो ये जालोर के शासक थे, और इनके कानड़ दे प्रबंध के जो लेखक हैं वो हैं पद्मनाभ। ऑप्शन 1 जो है वो इसमें सही होगा। कानड़ दे प्रबंध के लेखक पद्मनाभ। अगला अपना प्रश्न है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, पद्मनाभ, नयनचंद्र सूरी। तो देखिए यहाँ पर पद्मनाभ ने लिखी है कानड़ दे प्रबंध, नयनचंद सूरी ने लिखी है हमीर महाकाव्य। तो किसकी होगी? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड की, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला अपना प्रश्न है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो कालीबंगा की जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में है, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और इसका उत्खनन किसने किया था? अमलानंद घोष हैं, इन्होंने इसका उत्खनन किया था, और उत्खनन किया था 1952 और 53 में। तो कालीबंगा किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है, और घग्गर नदी के किनारे पर है। अगला प्रश्न है अपना, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराठ, आहड़, गणेश्वर या बालाथल। तो देखिए बेराठ जो है जयपुर में है, आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर जो है वो सीकर में है, और बालाथल कहाँ पर है? ये भी उदयपुर में है। तो अशोक के द्वारा जो भाब्रू शिलालेख है अशोक का, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? वो बेराठ से मिला है। अगला अपना प्रश्न है, अशोक का भाब्रू शिलालेख बेराठ से, जिसे मत्स्य जनपद भी इसी के आसपास है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता में मिला है? नाचता हुआ जो पक्षी है, ये प्रश्न जो है वो 2nd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा? नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता में मिला है? बेराठ, आहड़, गणेश्वर और बालाथल। तो ये जो सभ्यताएं हैं इनकी विशेषताएं देखिए। बालाथल जो है इसमें बुने हुए कपड़ा मिला है, बुना हुआ कपड़ा जो है वो बालाथल में मिला है। और गणेश्वर जो है यहाँ पर ताम्र युगीन संस्कृति है। नाचता हुआ जो मोर मिला है वो हमें मिला है बेराठ सभ्यता से। बेराठ है जो जयपुर में। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेराठ से हमें नाचता हुआ पक्षी जो है ये प्राप्त हुआ है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है ये देखते हैं, किस सभ्यता में 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? किस सभ्यता में 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं हमें मिली हैं? बेराठ, गणेश्वर, आहड़ या बालाथल। ये 4 सभ्यताएं हैं। तो इनमें से देखिए हमें जो है 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की जो मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं वो कौन सी सभ्यता से? वो हमें बेराठ सभ्यता से मिलती है। यहाँ पर बेराठ जो है वो इसका सही उत्तर होगा।
8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं। बार बार आपको प्रश्न जो है वो रिपीट किया जा रहा है ताकि आपके प्रश्न जो है वो याद रहे। तो ये जो सभ्यता है ये कौन सी है? बेराट सभ्यता। अगला हमें प्रश्न पूछा गया है, बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? प्रश्न है, बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बेराट है, आहड़, गणेश्वर या बालाथल। तो देखिए, बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी ये दोनों जो है सभ्यताएं कहाँ पर है? बेराट सभ्यता के अंतर्गत खोदे गए ये 2 स्थल हैं। कौन से? बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी। इसके अलावा एक गणेश डूंगरी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर बौद्धकालीन जो है सामान जो है वो बहुत अधिक यहाँ पर मिला है। और यहाँ से अशोक जो है उनका जो भाब्रू शिलालेख है वो भी इसी जगह से प्राप्त हुआ है, बेराट सभ्यता से। और यहाँ पर एक बौद्ध मठ के भी अवशेष मिले। कहाँ से? बेराट सभ्यता से, जिनकी 2-3 जो जगह पर खुदाई हुई है, भीम की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी, ये 3 जगह हैं, यहाँ से इनकी खुदाई हुई है। अगला अपना प्रश्न है, किस सभ्यता में हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? हाँ, ये प्रश्न देखिए, कौन सी सभ्यता है जहां पर हाथ से बुने हुए वस्त्र जो हैं वो प्राप्त हुए हैं? बेराट और बालाथल दोनों सभ्यताएं हैं। बेराट सभ्यता जो है यहाँ से भी बुने हुए वस्त्र मिले हैं हमें, और बालाथल सभ्यता है यहाँ से भी बुना हुआ वस्त्र मिला है। गणेश्वर जो सभ्यता है ये सीकर में पड़ती है, जो कांतली नदी के किनारे पर है, और ये ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उसकी जननी इसको कहा जाता है। यहाँ पर तांबे के जो बर्तन हैं, औजारें हैं, फरसे हैं, भाले हैं, आलपिन हैं, यहाँ पर बहुत मिली हैं। कहाँ पर? गणेश्वर में। और बुने हुए वस्त्र जो हैं वो कहाँ पर हैं? बेराट और बालाथल, ये दोनों स्थान जो हैं ये बुने हुए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये ध्यान रहे सभ्यताओं में। तो ये 6ठी क्लास जो है उसके प्रश्नोत्तर अपने चल रहे हैं। ये बहुत ही आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। प्रत्येक जो एग्जाम होती है उस एग्जाम में राजस्थान अध्ययन जो है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। प्रत्येक एग्जाम में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक अगर राजस्थान अध्ययन पढ़ ली जाए तो ये मान करके चलिए राजस्थान के सारे प्रश्न जो हैं वो सही कर सकते हैं। ताम्र संचयी संस्कृति कौन सी है? गणेश्वर। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सबसे पहले कौन सी धातु है उसका प्रयोग किया गया? लोहा, सोना, चांदी या तांबा। तो एक आपको सूत्र याद रखना है, तेजस। तेजस नाम का मान लो कोई लड़का है, तो तेजस से आप ये याद लगा करिए, तांबा जैसे जस्ता और सैसे सोना, ये इसका क्रम होगा। तो सर्वप्रथम कौन सा है? तांबा है। तेजस नाम का लड़का है कोई, ये सूत्र याद रख लीजिए, तेजस। तो सबसे पहले तांबा। अगला 9वां प्रश्न है अपना, अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। अग्निकुंड वेदिकाएं जो हैं इनके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, रेड, गणेश्वर या बालाथल। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, रेड जो सभ्यता है ये टोंक में, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। कहाँ से? रेड से। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही संख्या में और सिक्के जो हैं वो प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे रेड को टाटा नगर भी कहा जाता है। और गणेश्वर जो सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे पर है और सीकर में है। बालाथल जो है वो उदयपुर में है। अग्निकुंड वेदिकाएं जो हमें प्राप्त हुई हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां, जिसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1951 और 52 में। बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप ये प्रश्न जो हैं वो ध्यान पूर्वक सुनते रहें। इसमें ये मान करके चलिए आपको जितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं उनसे कहीं अधिक आपको प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा था? 10वीं और 11वीं जो शताब्दी है उस शताब्दी में ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा था? कालीबंगा, रेड, जोधपुरा। इसके बाद में 5वां जो पाठ है वो देखते हैं हम। 5वां पाठ कक्षा 6 का, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती थी? खजांची, राजा, बख्शी या प्रधान।
तो इसमें देखिए बख्शी जो है सेना को वेतन देने वाला और सेना संबंधी जो अन्य जानकारी है उनको ध्यान रखने वाला ये व्यक्ति कौन होता था? बख्शी होता था। राज्य का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। तो यहाँ पर बख्शी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी। तो देखिए राजस्थान में जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं पहले तो वो कौन से हैं? टीकाराम पालीवाल। और आधुनिक राजस्थान के जो निर्माता हैं वो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा टीकाराम पालीवाल। कौन सा? राजस्थान के प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो टीकाराम पालीवाल हैं। बार बार प्रश्न जो है वो आपको रिपीट करके बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ये है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए विलियम बेंटिंग, माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल तो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये निर्वाचित तो ये तो नहीं होंगे, ऑप्शन 3 में से होगा। और बेंटिंग भी नहीं है। तो इसमें देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है इन्हें प्रथम जो वायसराय बनाया गया था। ऑप्शन 3 जो है लॉर्ड कैनिंग जो है इनको भारत का प्रथम वायसराय जो है वो बनाया गया था। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की जो क्रांति हुई थी वो क्रांति भी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई थी, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? राज्य की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहा जाता था? राज्य, ग्राम, जागीर या रियासत? तो राज्य की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे कहा जाता था ग्राम। राज्य की छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। तो साथियों ये जो प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं ये कक्षा 6 जो है उसकी राजस्थान अध्ययन के जो प्रश्न है वो प्रश्न जो है आपको करवाए जा रहे हैं। और ये जो 1 लाइनर प्रश्न आपको पहले करवाए गए थे तो उनका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था वीडियो का। तो इसके बाद में आपको ये जो है ऑप्शन टाइप से प्रश्न जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो आपको अच्छे लगे तो वीडियो जो है उसको अवश्य ही आप जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ भी साझा करें। यहाँ पर प्रश्न जो है वो देखते हैं अगला, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुई? 1952, 1956, 1954 या 1949? तो देखिए 1956 में राजस्थान का एकीकरण जो है वो कंप्लीट हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया 1956, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण जो है वो कंप्लीट हुआ था। और राजस्थान में प्रथम जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो हुए थे 1952 में। ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952। अगला अपना प्रश्न है, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था? राज्य की जो संपूर्ण शक्ति है उसका सर्वोच्च केंद्र होता था राज्य, राजा, ग्राम या रियासत? तो राज्य की जो संपूर्ण शक्ति है उसका सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। कौन होता था? राजा। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलन बनाए रखना तथा बचत को? तो इसमें खजांची। अगला जो प्रश्न है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता था। तो इसे जागीरी पट्टा कहते थे। छठा पाठ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा नहीं है? हिमालय पर्वत नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर जो है ये इसका उत्तर होगा। अगला, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं कहलाते हैं बीहड़, बंजर, धोरे या उत्खात? तो धोरे कहे जाते हैं। अगला, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं आंधी, गर्म हवा, लू या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो लू कहते हैं। ऑप्शन 2। गुरु शिखर की ऊंचाई है तो 1722 मीटर।
अगला है मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो समवर्षा रेखा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जिला है झालावाड़। स्थान जो है वो होगा माउंट आबू। जिला कौन सा होगा? झालावाड़। स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो माउंट आबू है। 56 का मैदान कहाँ स्थित है? तो 56 का मैदान जो है कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा का पठार जो है वो उदयपुर में। तो देखिए ये प्रश्न जो है बार बार चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार जो है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है ये। तो ये प्रश्न जो है वो बार बार जो है वो आपसे पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत। तो आप जो है इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद रखें। अगला जो पाठ है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, लूणी, बाणगंगा या माही? तो चंबल की। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? माही बजाज सागर बांसवाड़ा में। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना कहलाती है, तो कुएनुमा संरचना जो है वो कहलाती है टांका। अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? तो बाणगंगा। अर्जुन की गंगा बाणगंगा। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है टांका। इसमें देखिए निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पंचभद्रा, पिछोला या लूणकरणसर? तो इसमें खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? पिछोला झील नहीं। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है टांका। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पंचभद्रा, पिछोला या लूणकरणसर? तो इसमें देखिए पिछोला जो है वो खारे पानी की झील नहीं है, ये मीठे पानी की है। बाकी सांबर है, पंचभद्रा है, लूणकरणसर है, ये सारी की सारी जो है खारे पानी की। कौन सी? तो देखिए सांबर झील कहाँ है? जयपुर में। पिछोला कहाँ है? उदयपुर में है। पंचभद्रा बाड़मेर में है। लूणकरणसर में। निम्न में से खारे पानी की झील है? सांबर होगी। राज्य की झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। अगला जो पाठ है वो देखते हैं, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसमें देखिए रबी की गेहूं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न बाजरा। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? तो ये निर्यात कहलाता है। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा। खरबूज, तरबूज व ककड़ी जो है वो जायद की फसल है। पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से। पशुपालन में जो है वो राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों से, तालाबों से, कुएं व ट्यूबवेल से। तो कुएं और ट्यूबवेल से। भारत में सबसे कम सिंचाई होती है ये राजस्थान में सबसे कम तो तालाबों से, तालाब जो है उनसे कम होती है। अगला देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी थी? तो राजस्थान की देखिए कुल साक्षरता जो है वो कितनी है? 66.11%। निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं ये स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत है 52.12%। ऑप्शन 2। फिर अगला राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो 6 से लेकर के और 14 वर्ष के बच्चों को। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग यानी औषधि नियंत्रण संगठन। बैंक एक ऐसी संस्था है जो अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना तो ये 1 अक्टूबर 1964। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है ये। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन हैं? तो बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़ ये सभी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक जोधपुर में। लोक संस्कृति एवं कला अगला पाठ है। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो करणी माता का मंदिर, देशनोक, बीकानेर। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो पाबूजी को जो है ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? तो मातृभाषा है राजस्थानी। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। मारवाड़ी जो है जोधपुर क्षेत्र में, मेवाड़ी उदयपुर में, हाड़ौती जो है कोटा, बूंदी, बारावाला जो क्षेत्र है उसमें हाड़ौती बोली जाती है। अगला प्रश्न है,
खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर जिले में है और रेवासा जगह पड़ती है, रेवासा नामक स्थान पर है खाटू श्याम जी का मंदिर। तो देखिए ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें ऊपर वाला देखिए, ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? तो ये कहाँ? पुष्कर अजमेर में है। महावीर जी का मंदिर करौली जो है वहां पर है। इसके बाद में करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक जो है, देशनोक बीकानेर में है। तो ये जो आपको प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं ये कौन सी किताब के हैं? राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की जो हमारा राजस्थान है उससे पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो कन्यावध कैसे? कन्या कैसे? कोटा, ऑप्शन 2। फिर अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? तो 10 दिसंबर 1903 को। अगला, किस वर्ष से डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो 1853। डाकन प्रथा जो है उसको 1853 में। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो ये किसके प्रयासों से था? राजा राम मोहन राय जो, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही होगा। अगला है, जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष से पारित किया था? कौन सी? जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक जो है वो कब पारित किया है? तो देखिए 1844 में। अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो इसमें देखिए अनमेल विवाह के लिए आर्थिक जो कारण है वो उत्तरदायी है, बाकी नहीं है आर्थिक कारण। अगला, देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर में कब हुई? कौन सी? देश हितैषी सभा जो है इसकी स्थापना जो है उदयपुर में कब हुई थी? तो 2 जुलाई 1877 ईस्वी को। कब? 2 जुलाई 1877। अगला, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वाल्टर कृत जो हितकारिणी सभा है इसकी जो पहली जो बैठक हुई थी वो 10 मार्च 1888 में हुई थी। पहली सभा जो है उसकी बैठक जो हुई थी 10 मार्च 1888 में। ऑप्शन 2। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की थी? तो इसमें देखिए स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने विशेष यात्रा 1891 में। अगला जो है 7वीं क्लास का पाठ चल रहा है, दूसरा पाठ है, देसी शिक्षा में जैनियों के शिक्षण संस्थाओं को कहा जाता था मठ, मकतब, उपासरा या गुरुद्वारा। तो जैनियों के उपासरा। राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? अलवर, उदयपुर, बीकानेर या कोटा? तो विधि कॉलेज जो है उदयपुर में खोला गया। कौन सा? राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज उदयपुर में। ऑप्शन 2। सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? विधि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा या आयुर्विज्ञान? तो सिलोन योजना जो है वो है विधि शिक्षा से संबंधित, कृषि तकनीकी शिक्षा से संबंधित। वुड डिस्पैच कब आया? 1857, 1854। देखिए 1854 में भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है। वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब हुआ? 1857, 1854, 1872 या 1935? तो वनस्थली विद्यापीठ जो है उसकी स्थापना 1935 में। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई? जयपुर, दिल्ली, अंडमान या ग्वालियर? तो अंडमान में। मेयो कॉलेज में प्रथम सत्र का प्रारंभ हुआ था 1830-31 से। तो इसमें देखिए 1875 और 76 जो है वो सही उत्तर होगा। कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की? 1835, 1872, 1854 या 1840? तो 1835 में। टोंक रियासत में मुस्लिम कन्याओं के स्कूल कब खोले गए? 1885 में। मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ? मिशनरी संस्था इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। अगला है परंपरागत जल प्रबंधन। निम्न में से कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है? खड़ीन, झालरा, झील या खाई? तो परंपरागत कौन सी नहीं है? खाई, झील। झील जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में।
काला सागर सवाई माधोपुर में। सांबर झील किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, जयपुर जो है इसका उत्तर होगा सीधा। चांद बावड़ी कहाँ है? तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही उत्तर होगा, आभानेरी दौसा। खड़ीन का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये याद रखें। पालीवाल ब्राह्मणों ने, राव जोधा ने, कौटिल्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो पालीवाल ब्राह्मणों ने। नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो नाड़ी का राव जोधा ने, ये याद रखें। नाड़ी जो है इसका आविष्कार किसने किया है? तो राव जोधा जो है इन्होंने नाड़ी जो है इसका आविष्कार किया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया है? पालीवाल ब्राह्मणों ने, राव जोधा ने, कौटिल्य ने या चंद्रगुप्त ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का। महामंदिर झालरा कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर, जोधपुर, कोटा या आभानेरी? तो जोधपुर। भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? झालरा, टांका, कुई, बेरी? तो ये कुई और बेरी जो है इनकी अधिक है। अगला देखिए, अगला पाठ है। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है प्राकृत, पिंगल, मरु या अपभ्रंश? तो मरु है। मरु भाषा को कहा जाता है मरुबाणी या मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? तो चारण साहित्य जो है वो राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। कौन सा? चारण साहित्य। उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की थी? तो उद्योतन सूरी जो है इन्होंने कुवल्य माला की रचना की थी। पृथ्वीराज रासु चंद्रवरदाई ने लिखा था। वीर विनोद जो है श्यामल दास ने लिखा है। सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की थी? तो वंश भास्कर जो है इस सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई। श्यामल दास ने किसकी रचना की? तो वीर विनोद की। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? तो 9 प्रकार के दुर्ग जो है वो शुक्र नीति में बताए गए हैं। किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य हैं? तो शेखावाटी जो क्षेत्र है इसकी हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य हैं। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? ये टोंक में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखें। किस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया था? ये 9 नंबर प्रश्न है। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, किस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से किया था? तो नक्की झील। दीवान साहे की दरगाह कहाँ स्थित है? दीवान साहे की दरगाह जो है वो कहाँ है? वो कपासन में है। कहाँ पर? कपासन जो है ये इसका सही उत्तर होगा। रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी, उदयपुर, चूरू या लोसल? तो बूंदी में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है डूंडलोद, झुंझुनू जो है वहां पर सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है। कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है शेखावाटी की हवेलियां जो है वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सी? शेखावाटी की हवेलियां। अगला प्रश्न देखिए। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला लगता है कार्तिक अमावस्या को, श्रावण पूर्णिमा को? तो ये अमावस्या को लगता है। अगला है, टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तो देखिए ये है करणी माता मंदिर, देशनोक। सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहाँ है? जैसलमेर में है। अगला, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिर, बाड़मेर को कहा जाता है। अगला, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला जो अपना पाठ है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कोटा, सवाई माधोपुर, जोधपुर या भरतपुर? तो सवाई माधोपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? केवलादेव जो है वो घनाप के नाम से। राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो जीवाश्म उद्यान के नाम से। काला हिरण किस अभ्यारण्य में मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? ताल छापर अभ्यारण्य जो है वहां काला हिरण मिलता है। घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलता है? सीता माता, चंबल, सज्जनगढ़ या ताल छापर? तो घड़ियाल जो है वो चंबल अभ्यारण्य में मिलता है। कौन सा? घड़ियाल। अगला, माचिया सफारी पार्क किस जिले में है? कोटा, सवाई माधोपुर, जोधपुर या भरतपुर? तो माचिया सफारी जो पार्क है वो है जोधपुर में। बंद बारेठा अभ्यारण्य किस जिले में है? कोटा, सवाई माधोपुर, जोधपुर, भरतपुर? बंद बारेठा है भरतपुर में। भालुओं का पहला अभ्यारण्य बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को किसके लिए की गई है? सीता माता, सज्जनगढ़, चंबल या सुंदा माता? तो सुंदा माता। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। ये कब आया? 1972 में। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मुकंदरा हिल्स है। तो उक्त सभी जो है वो इसका सही आंसर होगा।
साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, तो इसका सही उत्तर होगा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो उसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है। गोडावण कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। अगला छठा पाठ है, राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? यानी राजस्थान में देश के कुल पशुधन का तो 7%। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान कितना प्रतिशत है? तो देखिए साथियों, ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा बन गया है अपना, तो आज जो है हम यहाँ तक ही प्रश्न करते हैं, बाकी आगे के जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, वो भी इन वीडियो का फायदा उठा सकें। देखिए कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो संपूर्ण किताबें हैं उनके जो ऑप्शनल प्रश्न हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे, और आप इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने के प्रयास करें। आपको जितने भी इसमें 6 से और 12 तक जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो वीडियो जो है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।